हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पटेल फ्रॉम शाश्वत आयुर्वेदा। आज के इस लेक्चर में हम रोगा अनुपादनी नामक अध्याय, जो कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चतुर्थ अध्याय है, इस चैप्टर के इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण पॉइंट और एमसीक्यू जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपके प्रॉफ में पूछा जा चुका है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को आप लोग सुनिए। शुरू करते हैं हम। रोगा अनुपातनी अध्याय। लिखा है रोग का अनुपादन ना हो, रोग का उत्पादन ना हो, रोग उत्पन्न ना हो, इस प्रकार का जो आहार विहार जो रिजीम होते हैं, उनको उनका वर्णन जिस अध्याय में किया गया हो, उस अध्याय का नाम होता है रोगा अनुपादनीय अध्यायम। ये अध्याय, मैं आपसे बता दूं कि चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपके लिए सच में बताऊं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिलता है, एमसीक्यू। और लांग में भी इसके बारे में, इसके में कुछ क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आधारी बेगों की संख्या पूछता है, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ये चैप्टर जो चैप्टर से मिनिमम 5 to 10 मार्क्स मार्क्स तक आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर आधारी बेग। अधारणीय बेग, जिनको धारण नहीं करना है, ऐसे बेग जिनको धारण नहीं करना है, यानी कि ऐसे वेग जब शरीर में आए तो उनको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। उनको धारण, उनको रिटेंशन, उनको नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से वेग होते हैं? तो आचार्य वाग्भट ने 13 प्रकार के वेग बताए थे, 13 वेग बताए थे जिनको शरीर में उनको नहीं रोकना चाहिए। वो 13 वेग कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। पहले मैं हिंद श्लोक पढ़ता हूँ, फिर हिंदी देखते हैं। बेगान धारेत वात विद मूत्र छवत्रित सुक्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दि रेतसाम। वेगान नहीं धारण करना चाहिए वेग को। कौन कौन सी वात, वात मतलब थी अपान वायु, जो फ्लैटस की वात, जैसे फ्लैटस आ रहा है तो उसको रोकिए मत, उसको पास होने दीजिए। बिड, बिड मतलब होता है मल बेटा, फीकस मैटर। आपको फ्रेश होना है तो आप फ्रेश होइए, उसको मत रोकिए। मूत्र मतलब यूरिन। छावत मतलब होता है छींक। छावत मतलब होता है छींक। पित्त मतलब होता है कि प्यास। का मतलब होता है हंगर। निद्रा का मतलब होता है स्लीप। काश का मतलब होता है कफ। श्रम जनित स्वास्थ्य का मतलब होता है ब्रीथिंग ऑन एक्सर्शन। आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आप कोई वर्क करके आ रहे हो, तो आपकी उसमें जो ब्रीथिंग रेट होती है, बढ़ जाती है, तो उसको भी आप रोकिए मत। ठीक है। जिम्बा, जम्हाई अगर आपको आ रहा है, यार्निंग हो रही है, तो आप मत रोकिए उसको। आने आंसू आ रहे हैं तो उसको भी आंसू बहने दीजिए। छर्दी मतलब वोमिटिंग का बेग आ रहा है तो आप उसको भी मत रोकिए, होने दीजिए। रेता शुक्र या इजेकुलेशन डिस्चार्ज, उस बेग को भी नहीं रोकना चाहिए। तो ये 13 प्रकार के बेग होते हैं जिनको शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको कहा जाता है अधारणी बेग। आपसे क्वेश्चन में, एग्जाम में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधारणी बेग कौन कौन से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इन बेगों को रोकने से, मैं बता दूं आपको कि डिफरेंट प्रकार के रोग होते हैं, और फिर उस रोगों की चिकित्सा बताई जाएगी। ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ पर आधारणी वेग था वो अपान वायु, यानी कि फ्लैटस। फ्लैटस अगर पास नहीं कर रहे हो आप, फ्लैटस का वेग आ रहा है पर आप उसको रोके रखे हो, तो उससे कौन कौन से रोग होंगे? एक तो बेटा गुल्म। जब आप एयर को पास नहीं होने दोगे तो पेट में वायु का गोला बन जाएगा, उसको कहते हैं गुल्म। उदावर्त मतलब होता है कि वो वायु जो नीचे की तरफ जानी चाहिए थी, अब वह ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, उसको कहते हैं उदावर्त। उदरसूल, पेट में दर्द होने लगेगा, उदर में दर्द होने लगेगा। क्लम, जब उदर में दर्द होता है तो इंसान सुस्त हो जाता है, उसे कहते हैं क्लम। ये 4 रोग उत्पन्न होते हैं अपान वायु वेग के रोकने से। इसकी क्या चिकित्सा करते हैं? इसकी चिकित्सा करते हैं गुद मार्ग में मल प्रवर्तनी बत्ती, यानी कि जो सपोजिटरी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो बत्ती बना के इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करिए, ताकि जो फ्लैट टेस्ट नहीं पास होगा किए थे हम, वो आसानी से पास हो जाए। अभ्यंग करवाइए, बॉडी का मसाज करवाइए। द्रोणी अवगाहन मतलब होता है उसको टब में बात करवाइए। ठीक है। ये उसकी चिकित्सा बताई जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा मल, फीकल मैटर। फीकल मैटर को अगर हम नहीं पास आउट करेंगे, मौसम वेग हमें आ रहा है और हम फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में देखना आप
काफ मसल में पेन होता है, पिंडलियों में ऐंठन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पिंडलियों में ऐंठन किस वेग को धारण करने से मिलता है, तो पिंडलियों में ऐंठन मल वेग को धारण करने से होता है। जब मल के वेग को आप धारण करेंगे तो आपको डकार आने लगेगी, उद्गार होगा। और क्या होता है, सिर में पेन होगा, हेडक होने लगेगा। ठीक है। और आपकी जो एनल स्फिंक्टर होती है, जो एनस के पास का रीजन होता है, वहां पर कैंची से काटने जैसी पीड़ा होती है, ऐसे लगता है कि कोई कैंची से काट रहा है, इस जिसको परिकर्तिका कहते हैं। इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं मल के वेग को धारण करने से। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम इस प्रकार के आहार विहार कराएंगे जो मल को निकालने वाला होता है। ऐसे चीजों का पान करवाएंगे, ड्रिंक करवाएंगे जिनसे मल निकलने वाला हो। जैसे सॉफ्ट चीजें खानी है, हल्की चीजें खानी होती है, फ्रूट्स खाने हैं, पपाया खाने हैं। इसके खाने से क्या होगा, मल आसानी से पास होगा। ठीक है। बात करते हैं हम मूत्र वेग की। तो मूत्र वेग को रोकने से क्या होता है, अंगों में टूटने की पीड़ा होती है। ठीक है। और अगर आप मूत्र के वेग को रोक रहे हो, तो मूत्र अगर रुकेगा तो मूत्र में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक जगह कलेक्ट होंगे, स्टोर होंगे। वो आगे चल के आपको स्टोन बनाते हैं, कैलकुलस बनाते हैं, जिसको असमरी कहते हैं आयुर्वेद में। ठीक है। मूत्राशय में जो होता है, किडनी में दर्द होगा, जैसे आप मूत्र का वेग आ रहा है, आप मूत्र नहीं निकाल रहे हो, तो आपको ब्लैडर में पेन होगा, ब्लैडर भर जाएगा तो ब्लैडर में पेन होगा, ब्लैडर में पेन होगा तो पेन किडनी की तरफ जाएगा, किडनी में पेन होगा। ठीक है। अपान वायु और को रोकने से जितनी व्याधियां होती थी, वो सारी व्याधियां यहाँ पर भी होती हैं। मतलब ऊपर के जो दो वेगों को रोकने से जो होती थी, वो मूत्र वाले में भी होती है। इनमें इसकी चिकित्सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चिकित्सा औपीडक घृत। आपसे पूछा जाता है कि औपीडक घृत का सेवन किस प्रकार के वेग को रोकने की चिकित्सा में करते हैं। तो औपीडक घृत का सेवन घृत मूत्र के मूत्र के वेग रोकने की चिकित्सा में करते हैं। औपीडक घृत क्या होता है, आपसे एमसीक्यू पूछ दिया तो आप लिखोगे भोजन के पहले, वो भोजन के पच जाने के बाद घृत का सेवन। मतलब भोजन अभी करने जा रहे हैं तो उसके पहले 1 चम्मच घी पान कर लीजिए घृत का। अब भोजन जब आप पच जाए तो 1 चम्मच घृत का पान कर लीजिए, उसको कहते हैं ऑपिडैक घृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपिडैक घृत का इस्तेमाल किस प्रकार के वेग में करते हैं, तो मूत्र वेग को धारण करने में करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, छींक। छींक का अगर वेग आ रही है, आपको छींक अगर आ रही है, आप छींक नहीं रहे हो, तो सिर में पीड़ा होगी। ठीक है। जो आपके सेंस आर्गन है ना, वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। और आपकी जो ये नेक रीजन है ना, जो आपके मन्या स्तंभ बोलते हैं इसको, जो नेक रीजन है उसमें स्टिफनेस आ जाएगा। ठीक है। और फेशियल पैरालिसिस, छींक अगर आ रहा है आपको, आप छींक के वेग को रोक रहे हो, तो आपको अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, आपका अब जो है था बॉडी का फेस का जो चेहरा है था, फेस है, वो कुछ पार्ट काम करना कम कर देंगे या काम करना बंद कर देगा। ऐसे सिचुएशन में क्या चिकित्सा करवाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम करते हैं तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान। तीक्ष्ण द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो हमको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं, इरिटेंट होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं। जैसे हम काली मिर्च है उसको खाते हैं तो जीभ में बहुत तेज लगने लगती है, तो उसको कहते हैं तीक्ष्ण द्रव्य। तो तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान, अंजन, नस्य, ये कराते हैं बेटा इसमें छींक के वेग को रोकने से। ठीक है। जैसे मल के वेग में क्या आया था कि मल के वेग को रोकने से क्या करते थे कि जो मल को निकालने वाले पदार्थों का सेवन करवाइए। मूत्र के वेग में क्या था, तो मूत्र के वेग में औपीडक घृत का पान करवाइए। ठीक इसी प्रकार से हम 5वें नंबर पर आते हैं यहाँ पर। 5वां नंबर तृष्णा नाम है। तृष्णा में क्या करवाते हैं हम, कि तृष्णा में हम करवा तृष्णा में क्या मिलती है हमें बेटा, अगर प्यास लगी है और प्यास के बेग को अगर आप रोक रहे हो, तो मुख में सोस आ जाएगा, मुख सूख जाएगा। मुख सूख जाता है तो आप देखोगे पानी की कमी से बेहोशी हो जाती है, चक्कर आने लगता है। तो ये हो गए तृष्णा के बेग को रोकने से। और एक इंपॉर्टेंट कि हृदय रोग भी तृष्णा, हृदय रोग क्यों होते हैं बेटा, अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ब्लड का अमाउंट कम होगा। ब्लड का अमाउंट जब कम होगा तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, इसलिए हृदय रोग उत्पन्न होता है। इसमें क्या करते हैं कि तीसरा वाले में कुछ नहीं, तीसरा मतलब होता है शीत चिकित्सा, उसके शीतल आहार विहार करवाते हैं, शीत द्रव्यों का सेवन करवाते हैं। बात करते हैं क्षुधा। क्षुधा मतलब होता है कि यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा, भूख होती है, क्षुधा। क्षुधा अगर भूख अगर बोलो, अगर ये अगर और आप खाना नहीं खा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाओ, क्रिस हो जाओगे। ठीक है। जब क्रिस दुबले पतले हो जाओगे तो आपको कमजोरी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी तो आपको चक्कर आने लगेगा। चक्कर आएगा तो आपके शरीर में पूरा पीड़ा होता है, खाना की इच्छा नहीं करेगा। यही सब लक्षण बेटा मिलते हैं क्षुधा के वेग को रोकने से। इसमें बात करेंगे चिकित्सा की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कि उसको भूख लगी थी और उसने खाना नहीं खाया, तो जब हम खाना देंगे तो हल्का खाना उसको देंगे बेटा, बटर लगाया हुआ खाना देंगे, स्निग्ध खाना देंगे, गर्म भोजन देंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 7वां वेग है वो है निद्रा। निद्रा के वेग को रोकने से क्या होता है, निद्रा को वेग को रोकने से
होता क्या है कि अगर नींद किसी को आ रही हो और उसने अपनी नींद को रोक रहा है, नींद नहीं लेना, सो नहीं रहा है, तो आप देखेंगे उसके सिर और उसके आंखों में भारीपन लगेगा, एकदम आलसी आलस जैसा माहौल रहेगा उसका। और उसको क्या होगा, कभी कभी तो बेहोश होकर गिर जाता है। ठीक है। उसकी चिकित्सा क्या करवाते हैं बेटा, ऐसी सिचुएशन में निद्रा के बेग को धारण करने की जो चिकित्सा होती है, उसमें भरपूर मात्रा में उसको सुलाइए, उसका संवहन कराइए, स्पंजिंग उसके हाथ पैर को अच्छे तरह कर मसाज करिए, दबाइए उसको, ताकि उसको सुखपूर्वक नींद आ जाए। बात करते हैं बेटा 1 नंबर, काश की चिकित्सा। काश, अरे काश के बेग को रोक, का मतलब होता है कफ, खांसी अगर आपको आ रही है और अगर आप खांसी को रोक रहे हो, खांसी नहीं आने दे रहे हो, तो खांसी के रोकने से क्या होगा, खांसी और तेज आने लगती है, काश रोग की वृद्धि हो जाती है और सांस फूलने लगती है, श्वास की बीमारी हो जाती है। और यही काश अगर लंबे समय तक बना रहा तो आपको ट्यूबरकुलोसिस बना देता है, यानी कि सोस बना देता है। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें काश रोगनाशक चिकित्सा, यानी कि जो खांसी को खत्म कर दे, उसको उष्ण जल का सेवन कराते हैं, सिरप पिलाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये हमें सिचुएशन में ये चिकित्सा उसकी होती है। बात करते हैं 9 नंबर का, होता है श्रम स्वास्थ्य। श्रम स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आपने कोई हार्ड लेबर किया, आप कोई परिश्रम किया, कोई काम करके आ रहे हो, अब आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। जैसे हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने के बाद क्या होता है, हमारी सांस बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम सांस की बेग को नहीं ले रहे हैं पूरा, जितनी सांस में बॉडी को चाहिए, अगर उतनी सांस हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि गुल्म रोग हो जाएगा बेटा। गुल्म मतलब होता है कि वायु का गोला कहीं शरीर में बन जाएगा। हृदय संबंधी रोग होगा, हृदय को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि धड़कन बढ़ जाएगी, तो हृदय संबंधी रोग होगा। और अगर आप पूर्ण रूप से सांस नहीं ले रहे हो, पूरी ऑक्सीजन आपको बॉडी को नहीं मिल रही है, तो आपकी बॉडी बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या कराते हैं, चिकित्सा में इसका कराते हैं विश्राम, उसको आराम कराइए। वात नाशक, उसको अभ्यंग, यानी कि उसको मसाज कराइए, मालिश कराइए। फिर बात करते हैं जिरम्बा। आपको जम्हाई अगर आ रही है, तो जम्हाई अगर आ रही है और आप जम्हाई नहीं ले रहे हो, तो उसकी क्या चिकित्सा होती है, उसमें कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसमें होते हैं छींक बेग रोकने वाले जो रोग बताए गए थे ऊपर बेटा, वही सेम रोग होते हैं जिरम्बा वाले में। ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिरम्बा को रोकने वाले बेग किसके बेग को धारण करने से मिलते हैं, कौन लक्षण मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा कि छींक के बेग और जिरम्बा, जम्हाई और छींक, ठीक है, दोनों एक जैसे लक्षण मिलते हैं, यानी कि एक जैसे रोग उसमें उत्पन्न होते हैं। इसकी भी चिकित्सा क्या करते हैं, चूंकि इसमें भी वातनाशक चिकित्सा करवाते हैं। फिर बात करते हैं छर्दी, यानी कि आपको बमन का बेग, आपको उल्टी हो रही है, तय हो रहा है, तो आप लेकिन बट आप उल्टी नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके शरीर में स्किन डिजीजेस होती हैं। कौन कौन से, विसर्प होता है, कोट होता है, कुष्ठ रोग होता है, कंडू होता है, कुष्ठ मतलब लेप्रोसी होता है, विसर्प मतलब तो एरिसीपेलस होता है, कोट मतलब होता है कि शरीर पर चकत्ते पड़ जाएंगे, ब्लिस्टर बन जाएगा, और तो और पांडु रोग, खून की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। ठीक है। ये होते हैं छर्दी को बेग को धारण करने से होने वाले रोग। इसकी बात करेंगे चिकित्सा की, तो छर्दी को बेग को रोकने वाले जो क्या चिकित्सा क्या होती है कि आप गंडूस का धारण कराइए। गंडूस मतलब क्या होता है बेटा, कि मेडिकेटेड ड्रग्स को क्या होता है, अपने मुख में उसको धारण करना होता है, आपके मुख में उसको लिए रहना होता है, और उसको क्या करते हैं, घुमाया नहीं जाता है मुख में, मुख में सिर्फ ऐसे लेकर भर लेते हैं। फिर धूमपान करवाते हैं। ठीक है। उसको उपवास करवाते हैं, भोजन करके उसको वमन करवा देते हैं। ठीक है। विषश्राव मतलब होता है कि उसमें क्योंकि स्किन डिजीज है जो हो रही है, तो स्किन डिजीज की चिकित्सा होती है रक्त मोक्षण, यानी कि उसके ब्लड का निकलवाते हैं वहां से और विरेचन करवाते हैं। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अश्रु बेग, यानी कि जो टीयर्स आ रहे हैं, आपको आंसू आ रहे हैं और आप आंसू आने नहीं दे रहे हो, तो उससे उत्पन्न वाले रोग या तो नेत्र रोग होगा, नेत्र रोग होगा तो सिरो रोग होगा, सिरो रोग होता है तो नाक की बीमारी और राइनाइटिस होती है। ठीक है। और क्या होगा, आपकी जो गर्दन में है वहां पर क्या हो जाएगा, स्टिफनेस, यानी कि स्तंभता। ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या होती है, तो सबसे पहले आप शयन करवाइए, उसको मद्य का सेवन करवाइए, मनोहर कथा सुनाइए। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि मद्य का सेवन किस प्रकार के वेग को धारण करने की चिकित्सा बताई गई है, तो आज से आप याद रखिए, इंसान जब नशे में होता है तो रोता है, यानी कि अश्रु वेग में मद्य का सेवन करवाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र बेग। शुक्र बेग मतलब क्या होता है कि सीमेंट का इजेकुलेशन, सीमेंट का डिस्चार्ज अगर हो रहा है, अगर आप उसको भी रोक दे रहे हो, तो कब तो क्या होता है, जब आप टॉयलेट करने जाओगे तो टॉयलेट के साथ, मूत्र के साथ वो शुक्र निकलेगा। ठीक है। आपके पेनिस में पेन होने लगेगा, लिंग में पीड़ा होगी, अंड वृद्धि यानी कि हाइड्रोसील हो सकती है, असमरी यानी कि स्टोन बन सकती है, या नपुंसकता, आप जो है इम्पोटेंसी आपके अंदर आ जाएगी। ये लक्षण होते हैं, ये रोग होते हैं बेटा शुक्र के बेग को धारण करने से। तो किसी भी प्रकार के, ये जो 13 प्रकार के बेग गए हैं, इनमें किसी भी प्रकार के बेगों को आपको नहीं रोकना चाहिए। आर दफा डिजायर अगर आपको आ रही है तो आप जाइए, उसको निकाल के बाहर आइए। ठीक है। बात करते हैं मुर्गा का, इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, तो मुर्गे का मांस करवाते हैं। बात करते हैं इसमें सूरा माने मद्य का सेवन करवाते हैं, अवगाहन टब बात करवाते हैं,
प्रिय स्त्री का सेवन करवाते हैं, ठीक है, ताकि जो शुक्र नहीं, आप नहीं निकाले थे उस शुक्र को निकाला जा सके। साली धान्य मतलब होता है कि आप साली धान्य मतलब जो फली वाले होते हैं ना, मूंग मटर ये सब होते हैं, इनका सेवन उत्तर बस्ती करवाते हैं बेटा। ठीक है, ये रहा आपका आधार विवेक, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों को इस चैप्टर से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि आधार विवेक कौन कौन से होते हैं, उनमें उनको रोकने से क्या बीमारियां होती है, उनकी क्या चिकित्सा होती है। ठीक है, तो आप हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप जान जाएगा। अच्छा, शरीर में क्या ऐसा भी कोई वेग होता है जिसको धारण करना चाहिए? चलिए, आपने बता दिया कि आधार वेग तो होते हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसे भी वेग होते हैं जिनको धारण करना चाहिए? यस, ऐसे वेग होते हैं जिनको शरीर में धारण करना चाहिए। क्या होता है? लोभ, ईर्ष्या। लोभ मतलब होता है बेटा लालच। लोभ मतलब लालच। ईर्ष्या मतलब होता है कि जलन, डाह रख दो किसी से। द्वेष मतलब होता है बेटा दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। मत्सरता मतलब दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले को मत्सर्य कहते हैं, मत्सरता कहते हैं। राग मतलब होता है कि विषयों में मन की आसक्ति। राग मतलब होता है अटैचमेंट, अफेक्शन होता है, उसको राग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेगों को ना आपको धारण करना होता है। अगर आपको अंदर आ रही है दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होना, तो आप मत प्रसन्न होइए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे वेग को रोकिए। अगर आपको किसी की चीज को देखकर लालच आ रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, लालच को आप मतलब आप उसको करिए मत, उसको रोक लीजिए अपने अंदर, धारण कर लीजिए उसको। तो ऐसे बेगों को धारण कर लेना चाहिए। ऐसे बेगों को जो होता है एक्सप्रेस नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे बेगों को बाहर नहीं निकलने देता है, देना है। फिर बात करते हैं कि शोधन की चिकित्सा। अरे शोधन की क्या सकता है, जो हमने आपसे बताया कि शरीर में चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, एक संशोधन, एक जो होती है समन। शोधन में क्या होता है, दोषों को पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि समन में क्या होता है, समन में हम करवाते हैं कि दोष जो होते हैं उनको समावस्था में लाया जाता है। जो अगर बढ़े हुए दोष होते हैं तो उनको समान अवस्था में लाओ, घटे हुए दोष होते हैं तो उनको समान अवस्था में लेकर आना होता है। बात करते हैं कि संशोधन की क्या आवश्यकता होती है। तो जब दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या होते हैं, वो कुपित होकर जीवन का विनाश कर देते हैं। जैसे आप खेत की सिंचाई कर रहे हो और पूरे क्यारी भर गई हो पानी से, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि क्यारी टूट जाएगी और पानी सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर दोष बहुत ज्यादा संचित हो गए, दोष बहुत ज्यादा स्टोर हो गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुपित होकर आपके जीवन का विनाश कर देते हैं। फिर बात करते हैं संशोधन कर्म की क्या प्रशंसा, संशोधन कर्म के बारे में कि श्रेष्ठ क्यों होता है, ये हम बताते हैं कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचन, ये तो संशोधन शुद्धा न तेषां पुनर्उद्भव है। ये कहते हैं कि बेटा अगर लंघन पाचन यानी कि समन चिकित्सा के द्वारा जीतते हैं दोषों को, तो वो दोष का भी कुपित हो सकते हैं। लेकिन संशोधन के द्वारा जिन जो दोषों को जीता जाता है, शुद्धा न तेषां पुनर्उद्भव, दोबारा कभी उद्भव उत्पन्न नहीं होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इस चैप्टर का आपसे पूछा जाता है, ये रेफरेंस कहाँ का है? ठीक है, तो आप याद रखिए कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचन, ये तो संशोधन शुद्धा न तेषां पुनरुद्भव। ठीक, ये रहा इसका मतलब कि लंघन पाचन क्रियाओं से शांत किए गए दोष समय पाकर कभी पुनः कुपित हो सकते हैं, किंतु बमन विरेचन द्वारा संशोधन प्रकार शुद्ध कर दिए जाते हैं, उनका पुनः प्रकोप नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम रसायन बाजीकरण योगों का क्या क्या प्रयोग होता है। रसायन मतलब होता है कि रिजुवेनेशन थेरेपी, यानी कि आपको यंग रखने के लिए, आपको लंबे समय तक आप यंग बना रहे हैं, युवा बना रहे हैं, ठीक है, नौजवान बने रहे हैं, तो उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं वो रसायन होता है। बाजीकरण का मतलब होता है ब्रिज से, मतलब आपकी जो होती है कि सेक्सुअल लाइफ जो होती है बहुत अच्छी से बनी रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो औषधि द्रव्य देते हैं, जो ब्रिज से द्रव्य द्रव्य दिए जाते हैं ना, उनको कहते हैं बाजीकरण दिया जाता है, उनको बाजीकरण कहा जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं अगर हम संशोधन करवा दिए, शोधन करवा दिए, उसके बाद क्या कराते हैं। तो संशोधन में क्या होता है कि शरीर हमारा संशोधन कराने के बाद, दवाएं विरेचन ये सब करवाने के बाद शरीर हमारा कृष हो जाता है, शरीर हमारा दुर्बल हो जाता है। तो उस दुर्बल शरीर की हम पुष्टि करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? हम साली धान्य, साठी धान्य, गेहूं, मूंग, मांस, घी, ये सब चीजों का सेवन करवाएंगे तो उसको शरीर पुष्ट होगा। हृदय को प्रिय लगने वाली चीजें, अग्नि को बढ़ाने वाली चीजें, जो रुचि होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि द्रव्य को देना है। उसके बॉडी का मसाज करवाना है, अभ्यंग उद्वर्तन करवाना होता है, स्नान करवाना है, निरूहण या अनुवासन बस्ती का प्रयोग करवाना होता है। ठीक है, बात करते हैं चिकित्सा का फल क्या होता है। तो चिकित्सा का फल होता है सर्व पाव पाठक, यानी कि जितने प्रकार के शरीर में पित्त होते हैं उन सबको, उन सब में क्या करता है कि स्ट्रेंथ लाता है, उन सबको एक मजबूती देता है। फिर और क्या फल फल मिलता है, तो बुद्धि, वर्ण, इंद्रियों की निर्मलता, वृषता और दीर्घ शक्ति प्रदान करता है। बात करते हैं आगंतुक जो क्या होते हैं, तो जो भूत आवेश
यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके उनके आवेश से, बीस का सेवन, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का सेवन से, वायु के स्पर्श से, बहुत ज्यादा गर्म वायु या बहुत ज्यादा शीत वायु होती है वो बॉडी में टच कर जाए, अग्नि के द्वारा जल जाओ, क्षत हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, भंग हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, श्रम हो जाए, मतलब कोई आपने कठिन वर्क कर लिया, या काम क्रोध भय हो, इनसे जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उन व्याधियों को हम आगंतुक रोग कहते हैं। ठीक है, आगंतुक रोग मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नली होते हैं, ये आपको बाहर से ही पहले होंगे। ठीक, इन सब के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको आगंतुक रोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आपसे पूछा जाता है कि दोषों का संचय किस ऋतु में होता है, उसका शोधन किस ऋतु में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि वात का शोधन किस ऋतु में करवाते हैं, पित्त का शोधन किस ऋतु में करवाते हैं, कफ का शोधन किस ऋतु में करवाते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्रसव, वात पित्त कफ प्रसव, प्रसव होता है ना, डिलीवरी को प्रसव बोलते हैं, तो प्रसव, प्र से प्राबिट, स से शरद और व से बसंत, ये वात पित्त कफ का शोधन सीक्वेंस है। और ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस चैप्टर को ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।